दरिया से भी लौट आते हैं मुसाफिर प्यासे। दरिया से भी लौट आते हैं मुसाफिर प्यासे। हर पानी को यह फितरत नहीं होती है प्यास बुझा देना। नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. मुरारी द गोल सिविल इंडिया की ओर से आज सिविल सर्विसेज का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है वो आपको मैं प्राचीन भारत के इतिहास से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के संदर्भ में आज हम लोग एक वीडियो लॉन्च कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास में कहा जाता है कि इतिहास बहुत बोरिंग है, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूंगा आप लोगों की पिक्टोरियल स्टडी डायग्रामेटिक ढंग से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किन परिस्थितियों में हुआ उसके बारे में चर्चा करूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मगध साम्राज्य का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। मगध साम्राज्य के उदय। वैदिकोत्तर काल में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैदिकोत्तर काल में पोस्ट वैदिक पीरियड में दो महत्वपूर्ण संदर्भ उभर कर सामने आया है, जिसमें एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और दूसरा महाजनपदों का उदय। क्योंकि उससे पहले जो उत्तर वैदिक का काल हम लोग देखे थे, उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक राजनीतिक या फिर आर्थिक परिस्थितियां थी वो उत्तर वैदिक काल के बाद जब वैदिकोत्तर काल आते पोस्ट वैदिक पीरियड यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान वो दो महत्वपूर्ण संदर्भ उभरा, जिसमें एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत आप लोग पढ़े भी होंगे कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है और दूसरा महाजनपद का उदय होता है। उस 16 महाजनपद के उदय में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का जो उदय हुआ, जिसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय में है, आप लोग जानते ही होंगे। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। उसमें से 16 महाजनपदों में से जो सबसे काफी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण महाजनपद उभर कर सामने आया वो मगध था। मगध पहली बार जो है पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर का साम्राज्य स्थापित किया। अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि अन्य महाजनपदों के सामने मगध अपना प्रभावशाली साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो उसके पीछे किसी का भी कहा जाता है, किसी का भी उदय के पीछे कोई एक कारण नहीं होता बल्कि कई कारक मौजूद रहते हैं। तो मगध के उदय के भी संदर्भ में कई कारक हैं और जिन जिन कारकों पर हम लोग चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले यह देखते हैं कि क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लिख से हटकर पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षाएं बहुत सारे बच्चे देते हैं, तैयारियां भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन सफलताएं बहुत सारों को नहीं होता है। चीजें वही रहती है, बस सफलता उन्हीं को प्राप्त होता है कि उन चीजों को अलग तरीके से वो काम करता है। कोई विशेष शॉर्टकट की जरूरत नहीं होती है कि विस्तृत व्यापक रूप से कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो आपको कहीं न कहीं फायदा होगा। तो चलिए, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के संदर्भ में है मुख्य रूप से 3 संदर्भ को देखते हैं। एक तो मगध साम्राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वह महत्वपूर्ण है। मगध की भौगोलिक स्थिति, मगध की भौगोलिक स्थिति। दूसरा, मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के साथ भौतिक संस्कृति का विकास, भौतिक संस्कृति की प्रचुरता। और तीसरा जो है कहा जाता परिस्थितियां पहले से रहती, लेकिन उस परिस्थितियों को कैच करके उसको प्लेटफॉर्म में लाने वाला जो होता है उसी को हीरो कहते हैं, है ना। तो हीरो के रूप में
यानी उन सारी परिस्थितियों को मगध की भौगोलिक स्थिति और इसके साथ हम कह सकते हैं प्राकृतिक लाभ भी है, प्राकृतिक लाभ, नेचुरल प्रॉफिट है यहाँ भौगोलिक स्थिति के संदर्भ। और इन दोनों परिस्थितियों को अप्लाइड फॉर्म में लाकर साम्राज्य को स्थापित करने में जिस हीरो की जरूरत हुई, और वह हीरो के रूप में यानी नायक के रूप में बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। बिंबिसार एवं अजातशत्रु की भूमिका, इन तीन संदर्भों में जब हम बात करेंगे तो मगध साम्राज्य के उदय की पृष्ठभूमियां समझ में आ जाएगी कि कौन सी ऐसी पृष्ठभूमियां थी जिस कारण से मगध अन्य सारे महाजनपदों पर काफी प्रभावशाली भूमिका स्थापित किया। चलिए आराम से देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाने की कोशिश करो। मैं समझता हूं कि आप लोग अवश्य समझ जाएंगे, और यदि समझ जाएंगे तो आप एक बार लाइक करते हुए कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। मगध की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक लाभ के साथ मगध के क्षेत्र में जो भौतिक संस्कृति की प्रचुरता है उसको भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और इन सबों को जो है सो कैच करके जो अप्लाइड यानी व्यवहार के रूप में लाया है वह नायक के रूप में बिंबिसार और अजातशत्रु की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो रही है। तो आइए देखते, तो मगध की जो भौगोलिक स्थिति है, तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रज थी, यानी राजगीर जो आधुनिक कहते हैं। प्रारंभिक राजधानी के रूप में गिरिब्रज, यानी राजगीर, जो आधुनिक राजगीर है बिहार के नालंदा जिला में। राजगीर की जो भौगोलिक स्थिति है वह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। 7 पहाड़ियों से घिरा, 7 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है। 7 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है। स्वाभाविक है जब आप बाउंड्री में रहेंगे तो शत्रु आक्रमण से सुरक्षा रहेगा, जो अन्य महाजनपदों को प्राप्त नहीं था। 7 पहाड़ियों से घिरा होना मगध साम्राज्य के शासकों के लिए शत्रु आक्रमण से सुरक्षा था। तो 7 पहाड़ियों से घिरा होना शत्रु आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता, शत्रु आक्रमण से सुरक्षा, शत्रु आक्रमण से सुरक्षा ये गिरिब्रज की भौगोलिक स्थिति के कारण देखने को मिलता है, जो अन्य किसी महाजनपद को ये स्थिति प्राप्त नहीं था। इस कारण से हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक राजधानी के रूप में जो राजगीर की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति मगध की अन्य महाजनपदों की तुलना में मगध को कहीं ना कहीं और महाजनपदों की तुलना में आगे रखता है। दूसरी राजधानी मगध की दूसरी राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को देखते हैं। मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जिसको आधुनिक पटना के क्षेत्र को कहते हैं, जो बिहार की राजधानी है। उस समय पाटलिपुत्र, और अभी भी जो उसका भौगोलिक स्थिति देखते हैं या फिर उसका प्राकृतिक लाभ देखते हैं, वो देखते हैं कि अभी भी पाटलिपुत्र
गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी के मुहाने पर हैं। तो पाटलिपुत्र की जो स्थिति है सोन, गंगा और गंडक के मुहाने पर है। सोन, गंगा और गंडक इन 3 नदियों के मुहाने पर है। तीन नदियों के मुहाने पर है। ये जो पाटलिपुत्र की जो भौगोलिक स्थिति है सोन, गंगा और गंडक नदी के किनारे स्थित है, तीनों के मुहाने पर स्थित है। और ये जो पाटलिपुत्र है तो स्वाभाविक है 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है यह जलदुर्ग के रूप में कार्य करेगा, यानी बाउंड्री इसका पानी है, जलदुर्ग। पाटलिपुत्र के लिए सोन, गंगा और गंडक जलदुर्ग के रूप में काम करता है, यानी कि पानी 3 ओर से है, तो स्वाभाविक है इसका फायदा मगध को मिल रहा था उस समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। और वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो लाभ मिला था वह जलदुर्ग के रूप में मिला था, जिससे शत्रु आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त होता, शत्रु आक्रमण से सुरक्षा। दूसरा, साम्राज्य के जो नायक होंगे वो आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि बीच में पानी है, इसीलिए दूसरे तरफ से कोई भी शासक आक्रमण नहीं कर सकता था। ये सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक लाभ था पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में मगध साम्राज्य के उदय के संदर्भ में। तो शत्रु आक्रमण से सुरक्षा। दूसरा, जलदुर्ग का एक और बेनिफिट मगध साम्राज्य को मिल रहा था कि जब जल है तो आज भी देख लीजिए जो भी राज्य या जो भी कंट्री यदि समुद्र के किनारे या नदी के किनारे है तो उसका आर्थिक संदर्भ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो स्वाभाविक है जलदुर्ग है तो नौ परिवहन होगा, नेविगेशन, नौ परिवहन। और ये नौ परिवहन होगा तो स्वाभाविक है नौ परिवहन न केवल आर्थिक गतिशीलता को मजबूत करेगी बल्कि सामरिक गतिशीलता को भी महत्वपूर्ण। तो नौ परिवहन जो है इससे एक तीव्र नौ सैन्य संचालन, यानी कहीं भी लड़ाई करना है तो जल के मार्ग के माध्यम से दूसरे जगह अपनी सेना को भेजकर आक्रमण कर सकता था। तो नौ परिवहन यानी नौ सैन्य संचालन, सैन्य संचालन जो मगध को प्राप्त है, अपने आर्मी को, अपनी सेना को नाव के माध्यम से, पानी के माध्यम से दूसरे क्षेत्र पर भेज कर आक्रमण कर सकते हैं। दूसरा जो है नौ परिवहन से व्यापार, व्यापार और जब व्यापार अधिशेष होता है यानी व्यापारिक गतिशीलता जिस किसी भी राज्य का, जिस किसी भी देश का, यदि फिर जिस किसी भी साम्राज्य का व्यापारिक गतिविधि अत्यधिक रहेगा, व्यापारिक गतिशीलता रहेगी तो स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगा। तो व्यापारिक गतिविधि है तो स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था सरप्लस रहेगा, अर्थव्यवस्था सरप्लस रहेगा। और जब इकोनॉमी सरप्लस है तो स्वाभाविक है जब व्यापार सरप्लस है यानी ट्रेड एंड कॉमर्स सरप्लस है तो टैक्स सरप्लस होगा, यानी कर का भी यानी लगान या फिर राजस्व भी सरप्लस होगा, अधिशेष होगा। और जब लगान या कर सरप्लस होगा यानी अधिशेष रहेगा तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। और जब आज भी जानते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है या जिसके पास ज्यादा अर्थ रहता है तो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पाटलिपुत्र के रूप में जब राजधानी हम देखते हैं मगध साम्राज्य के संदर्भ में तो यह जलदुर्ग जो है जो गंगा, सोन और गंडक के किनारे स्थित है, ये जलदुर्ग जो है सो न केवल शत्रु आक्रमण से सुरक्षा करता है बल्कि नौ परिवहन के रूप में भी भूमिका निभाता है। और यह नौ परिवहन मगध साम्राज्य के लिए व्यापारिक गतिशीलता और सामरिक गतिशीलता प्रदान करता है जो उस समय
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अन्य किसी महाजनपद को प्राप्त नहीं था। हाँ, एक महाजनपद है, अंग महाजनपद, जो अभी बिहार के भागलपुर और मुंगेर में स्थित था, लेकिन जो भौतिक संस्कृति का प्रचुरता और भौगोलिक स्थिति था, ये लगभग अंग महाजनपद को भी प्राप्त था। लेकिन जब इस हीरो के रूप में बिंबिसार को देखते हैं तो बिंबिसार एक ऐसा कुशल शासक स्थापित किया अपने आप को कि प्रारंभ में ही अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में शामिल कर ले। चीजों को जब देखते हैं तो मगध की जो भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक लाभ है वो अन्य किसी महाजनपद को प्राप्त नहीं था, और ये मगध के उत्कर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम भौतिक संस्कृति की प्रचुरता की बात करते हैं, तो भौतिक संस्कृति की प्रचुरता की जब बात करेंगे तो मगध की जो भौगोलिक स्थिति जब हम देखे थे, तो मगध के संदर्भ में जब भौतिक संस्कृति की प्रचुरता देखते हैं तो मगध की जो स्थिति थी, आधुनिक दक्षिण बिहार का कुछ भाग और झारखंड था। तो झारखंड, मूल रूप से झारखंड रखें, आधुनिक झारखंड, आधुनिक झारखंड, जो आज के झारखंड की स्थिति देखते हैं वो मगध का बहुतायत क्षेत्र झारखंड में पड़ गया है अभी भी, और झारखंड का क्षेत्र है तो झारखंड जंगलों से भरा पूरा है ना, वनों की अधिकता है। झारखंड में वनों की अधिकता है, अभी भी है, वनों की अधिकता है ना, जंगलों की प्रचुरता है। और जब जंगल है तो स्वाभाविक है जंगल में हाथी रहता है, जंगल में हाथी, तो वनों की प्रचुरता है, वनों की अधिकता है, परिणाम स्वरूप इस जंगल में हाथियों की प्रचुरता है। हाथी प्रचुर मात्रा में मगध साम्राज्य के क्षेत्र में उपलब्ध था, और जब हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तो हाथी को एक युद्ध जनक सवारी के रूप में उपयोग किया था मगध के शासक बिंबिसार। तो हाथियों के रूप में सबसे पहले जो है युद्ध जनक सैन्य उपकरण के रूप में प्रयोग बिंबिसार किया था, जो अन्य महाजनपद के किसी भी शासक के मस्तिष्क में यह बात नहीं उपजा था और उपजता भी नहीं, कारण कि अन्य महाजनपद को ये भौतिक संस्कृति के रूप में जंगल नहीं था, और जब जंगल नहीं था तो स्वाभाविक है हाथी की कमी थी। इस प्रकार हस्ती सेना का पहला बार प्रयोग बिंबिसार ने किया। मैंने पहले भी बताया कि नायक परिस्थितियों को अपने अनुरूप जो ढाल लेता है, इसीलिए नायक के रूप में बिंबिसार ने। तो ये भौतिक संस्कृति जब वहां जंगल है आधुनिक झारखंड के क्षेत्र में, जो उसमें मगध साम्राज्य के अधीन था, और वहां जब जंगल है तो जंगल में हाथी स्वाभाविक है, नेचुरली रहेगा ही, और हाथियों की प्रचुरता के कारण हस्ती सेना का प्रयोग सबसे पहले बिंबिसार ने किया था अपने युद्ध कार्यों में। तो इस प्रकार हाथी का प्रयोग। दूसरा, जब जंगल की अधिकता है तो दूसरा भौतिक संस्कृति के रूप में इसका प्रयोग किया। जब जंगल है स्वाभाविक है लकड़ी अधिक होगी, और जब लकड़ी अधिक होगी, लकड़ियों की प्रचुरता, लकड़ी अधिक होगी तो स्वाभाविक है रथ का निर्माण होगा, रथों का प्रयोग। रथों का प्रयोग मगध के शासक युद्ध जनक उपकरण के रूप में, यानी सैन्य उपकरण के रूप में रथों का प्रयोग युद्ध जन उपकरण
के रूप में किया गया। यह भौतिक संस्कृति का लाभ मगध को प्राप्त था, जो अन्य किसी दूसरे महाजनपद को प्राप्त नहीं था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो स्थितियां हैं जो मगध के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दूसरी बात जब हम करते हैं तो मगध, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि मगध की जो भौगोलिक स्थिति है, मगध की जो भौगोलिक स्थिति है वह नदी के किनारे है, और जब नदी के किनारे है तो स्वाभाविक है नदी किनारों का क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का होता है, एल्यूवियल सॉइल है। तो वैसी स्थिति में हम देखते हैं तो मगध साम्राज्य के उदय में जो भौतिक संस्कृति की प्रचुरता को जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भौतिक संस्कृति के जो अवयव है उसमें यहाँ जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है। जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल सॉइल। चूंकि मगध साम्राज्य जो सो नदियों के किनारे स्थित साम्राज्य था, यहाँ तक कि जैसे कि मैंने आपको चर्चा किया कि पाटलिपुत्रा गंगा, सोन और गंडक नदी के मुहाने पर स्थित है। तो जलोढ़ मिट्टी स्वाभाविक है, नदी किनारे का क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है, एल्यूवियल सॉइल अधिक उपजाऊ होता है, मैक्सिमम फर्टिलाइज है। और जब अधिक उपजाऊ है तो स्वाभाविक है कृषि सरप्लस होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस यानी कृषि अधिशेष। और कृषि जब अधिशेष रहेगा यानी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि व्यापार वाणिज्य में अधिकता होगी, व्यापार अधिशेष होगा। और जब व्यापार अधिशेष होगा तो स्वाभाविक है जिस किसी भी क्षेत्र में यदि व्यापार होता है तो स्वाभाविक वहां टैक्सेशन यानी कि कर व्यवस्था मजबूती के साथ उभर कर सामने आता है। तो कर भी परिणाम स्वरूप कर व्यवस्था यानी कर अधिशेष यानी राजस्व, जब कर अधिक है स्वाभाविक है जिस किसी भी साम्राज्य में यदि राजस्व की अधिकता रहती है, राजस्व की उगाही सर्वाधिक होती है, स्वाभाविक है वहां का सैन्य निर्माण व्यापक स्तर पर होगा, और जब सैन्य निर्माण होगा तो साम्राज्य मजबूती से काम करेगा और अन्य किसी भी समकालीन दूसरा जो साम्राज्य है उस पर काफी प्रभावकारी भूमिका निभा सकता है। तो ये एक जलोढ़ मिट्टी एक भौतिक संस्कृति की एक महत्वपूर्ण अवयव था जो मगध साम्राज्य को प्राप्त था, और इसी परिस्थिति में मगध का उदय में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे स्थित जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा संदर्भ देखते हैं कि चूंकि वर्षा वाला क्षेत्र है और वर्षा वाला क्षेत्र है तो जंगल की अधिकता है, वर्षा वाला क्षेत्र है तो एग्रीकल्चर स्वाभाविक है अधिक होगा, सिंचाई अधिक होगी। कृषि के संदर्भ में देखते हैं कि जब वर्षा अधिक होगी तो रबी फसल या फिर खरीफ फसल के लिए सिंचाई अधिक होगी, और वैसी स्थिति में मगध साम्राज्य में एग्रीकल्चर पुनः सरप्लस होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो भौतिक संस्कृति का अवयव इस मगध साम्राज्य के संदर्भ में हम देखते हैं, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के संदर्भ में देखते हैं, तो वह है कि इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लोहे में कार्बनीकरण की तकनीक उभर कर सामने आए। हम लोग जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे और पढ़ते भी होंगे कि हालांकि लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के दौरान लगभग हो चुका था, लेकिन नई तकनीक उस लोहा की खोज के साथ जो देखने को मिलता है पोस्ट वैदिक पीरियड में, वैदिकोत्तर काल में, इस महाजनपद काल में, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लोहे की तकनीक में परिवर्तन होता है और लोहे में कार्बनीकरण की तकनीक उभरा। इस दौरान इस काल में यानी जब महाजनपद काल था और मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था, तो उस दौरान लोहे में कार्बनीकरण की तकनीक
कार्बनीकरण की तकनीक उभरा। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मिल रहा था। और जब कार्बनीकरण लोहा में हो रहा था, इससे इस्पात एवं अर्ध इस्पात इस्पात स्टील जिसको कहते हैं, और अर्ध इस्पात कृषि यंत्र में इस्पात के रूप में कृषि यंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कृषि यंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही। स्वाभाविक है, जब लोहा, चूंकि प्रारंभ में जब लोहा प्राप्त हुआ था तो कठोर था, और जब इस्पातीकरण हुआ, कार्बनीकरण हुआ, तो लोहा मुलायम हुआ। और वैसी स्थिति में जो कृषि यंत्र है, चाहे वह हल हो या कुदाल हो, या आप देखते होंगे जो भी मिट्टी की खुदाई में आवश्यक उपकरण होता है, वो मुलायम हुआ। परिणाम स्वरूप मिट्टी में गहरी खुदाई होना प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप भूमि में की खुदाई गहराई में होना प्रारंभ हुआ, गहराई के साथ होना प्रारंभ हुआ। जब कृषि योग्य भूमि में गहरी खुदाई होती है तो स्वाभाविक है उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि होती है ना? क्या होती है? उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि। उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि। उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। फिर वही बात कि जब उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि होगा तो स्वाभाविक है हमारा कृषि अधिशेष होगा। मगध साम्राज्य की यह स्थिति प्राप्त थी। चूंकि मगध साम्राज्य का जो उत्तरी हिस्सा है वो मैदानी इलाका है, गंगा गंडक सोन की नदी के किनारे मैदानी इलाका है, और मैदानी इलाका में जब गहरी खुदाई होना प्रारंभ होता है तो स्वाभाविक है उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि होता है, और गुणात्मक वृद्धि के साथ जो है कृषि अधिशेष होता है। फिर वही स्थिति, कृषि अधिशेष हुआ तो व्यापार अधिशेष, व्यापार अधिशेष हुआ तो कर यानी राजस्व अधिशेष, और इस प्रकार जब कर अर्थव्यवस्था को जब मजबूती प्रदान करता है तो साम्राज्य का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। ये सारी परिस्थितियां दूसरे महाजनपदों को प्राप्त नहीं था। ये सारी परिस्थितियां हमें भौतिक संस्कृति के रूप में मगध साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में दिखाई देता है। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण इन सारी परिस्थितियों को अप्लाई करने के लिए व्यवहार में लाने वाले जो एक नायक है वो बिंबिसार और अजातशत्रु की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रहा। चलिए अब हम उस बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब मगध साम्राज्य के उदय में नायक की भूमिका की चर्चा करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा मगध साम्राज्य के शासकों के बारे में चर्चा कर लिया जाए। चूंकि मगध के बारे में, मगध क्षेत्र के बारे में सबसे पहले ऋग्वेद में चर्चा है। सबसे पहले ऋग्वेद में चर्चा है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कीकट प्रदेश कहा गया है। मगध का जो भौगोलिक क्षेत्र है ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कीकट प्रदेश कहा गया है। कीकट प्रदेश कहा गया। और कीकट प्रदेश में रहने वाले लोगों को ब्राह्य कहा जाता है।
कीकट प्रदेश में रहने वाले लोगों को ब्रात्य कहा जाता था। कीकट प्रदेश में रहने वाले लोगों को ऋग्वेद में ब्रात्य कहा जाता था। जब मगध के शासक की बात करते हैं तो मगध के प्रारंभिक शासक में मगध के प्रारंभिक संस्थापक शासक की चर्चा करते हैं तो जरासंध का उल्लेख मिलता है। जरासंध और उसका पुत्र बृहद्रथ का, जरासंध और बृहद्रथ का। लेकिन इसकी चर्चा महाभारत में आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन इन दोनों का कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है, कोई ऐतिहासिक संदर्भ। नहीं, जब ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है तो ऐसी स्थिति में जहां हम ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं वह हर्यक वंश से देखने को मिलता है। तो ऐतिहासिक संदर्भ की जब बात होती है तो चलिए आज मैं इसको इरेज कर, ऐतिहासिक संदर्भ की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हर्यक वंश आता है और उस हर्यक वंश के संदर्भ में बिंबिसार जो उस हर्यक वंश की नींव डाली थी। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में बिंबिसार का नाम आता है। बिंबिसार मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है क्योंकि बिंबिसार ही वह पहला व्यक्ति है, पहला शासक है जो मगध की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक लाभ जिस स्थिति में था उसको हरण कर लिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार साम्राज्यवादी नीति के तहत वैवाहिक और दोस्ताना संबंध पर विशेष बल दिया, जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वैवाहिक और दोस्ताना संबंध स्थापित करते हुए मगध साम्राज्य को मजबूती के साथ प्रभावशाली भूमिका में स्थापित करने में सफल रहा। बिंबिसार वैवाहिक संबंध की जब बात करते हैं तो वैवाहिक संबंध की बात करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले बिंबिसार ने लक्ष्मी गणसंघ के प्रमुख चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया। चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया। चेलन्ना से विवाह किया। प्राचीन काल में लक्ष्मी गणसंघ जो था वो काफी प्रतिष्ठित गणसंघ था, काफी प्रतिष्ठित गणसंघ। काफी प्रतिष्ठित गणसंघ था
स्वाभाविक है जब प्रतिष्ठित परिवार या प्रतिष्ठित जनसंघ के साथ किसी का संबंध स्थापित होता है, वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, तो उसकी सामाजिक स्वीकारोक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि बिंबिसार जो हर्यंक वंश की स्थापना करता है, तो बिंबिसार की इससे पहले कोई सामाजिक स्वीकारोक्ति नहीं था, समाज में उसे कोई जानता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रतिष्ठित जनसंघ से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, बिंबिसार का सामाजिक स्वीकारोक्ति बढ़ जाता है। इसलिए बिंबिसार का सामाजिक स्वीकारोक्ति, सोशल एक्सेप्टेंस में वृद्धि हुआ। सोशल एक्सेप्टेंस में वृद्धि होता है। स्वाभाविक है दूसरे जनपद या दूसरे महाजनपद भी अब बिंबिसार को सम्मान पूर्वक देखने लगा। दूसरी शादी बिंबिसार ने दूसरी शादी कौशल नरेश के साथ किया है, कौशल नरेश के परिवार के साथ। दूसरी शादी कौशल नरेश की बहन महाकुशल देवी के साथ की। महाकौशल देवी से किया। जब महाकौशल देवी से विवाह किया तो दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी मिलता है। क्योंकि काशी, जो आधुनिक बनारस कहते हैं, काशी कौशल जनसंघ में शामिल था, तो बिंबिसार को काशी दहेज में मिला। काशी दहेज, और काशी जो कौशल महाजनपद में शामिल था, उस समय सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला क्षेत्र था। स्वाभाविक है जब काशी सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला क्षेत्र था, तो मगध साम्राज्य में अर्थव्यवस्था की समस्या कम होगी। यानी मगध साम्राज्य में, यानी बिंबिसार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गया। इस प्रकार मगध में अर्थव्यवस्था की समस्या, अर्थव्यवस्था अनुकूल हो गया। और जब अर्थव्यवस्था अनुकूल हो जाता है तो किसी भी शासक के लिए साम्राज्य को मजबूती के साथ लागू करना, स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली शादी की भी चर्चा कर ली जाए कि बिंबिसार ने मद्र नरेश, यानी आधुनिक पंजाब का जो क्षेत्र है वो मद्र का क्षेत्र कहलाता था, तो मद्र नरेश के पुत्री क्षेमा से शादी किया। वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए, सामाजिक स्वीकारोक्ति को लागू करते हुए अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है बिंबिसार। ये सारे गुण नायक के रूप में बिंबिसार को प्राप्त था। तो बिंबिसार ने मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा, मद्र नरेश की पुत्री क्षेमा से विवाह किया। मद्र का जो क्षेत्र है वो पंजाब का क्षेत्र है। क्या है? पंजाब का क्षेत्र। और जब पंजाब से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है, पंजाब के क्षेत्रों से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है, तो उस तरफ से घोड़ा का आयात आसान हो गया। बिंबिसार को घोड़ा का आयात आसान हो गया। और
चूंकि घोड़ा रथ के साथ युद्ध जन उपकरण में शामिल होता है, घोड़ा का आयात आसान हो गया। मध्य एशिया से घोड़ा आता था, तो वैसी स्थिति में घोड़ा का आयात आसान हो गया, जो युद्ध जन उपकरण में शामिल होता था। क्योंकि देखिए, भौतिक संस्कृति के संदर्भ में यहाँ लकड़ी बहुतायत मात्रा में है, जंगल वाला क्षेत्र है, लकड़ी बहुतायत मात्रा में है, रथ का निर्माण होता है और घोड़ा पंजाब के क्षेत्र से आसान हो गया। ऐसी स्थिति में बिंबिसार युद्ध यानी सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिंबिसार की जो रणनीति है वैवाहिक संबंध, मैंने दूसरा बात भी चर्चा किया कि वैवाहिक संबंध ही ऐसा नहीं कि केवल शादी ही शादी करने लगा, दोस्ती भी कायम किया। दोस्ताना संबंध के संदर्भ में देखते हैं कि बिंबिसार के जो समकालीन अवंती के शासक था चंद्रप्रद्योत, है ना। अवंती एक महाजनपद था जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र में अभी पड़ता है। तो अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत ये पीलिया से ग्रसित हो गया। पीलिया यानी जॉइंटिस जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं समझ लीजिए पीलिया तो रेड लेवल पीलिया, है ना। तो पीलिया से ग्रसित हो गया चंद्रप्रद्योत को, पीलिया हो गया। चंद्रप्रद्योत को पीलिया हो गया, बहुत इलाज करा रहा था, है ना। तो वैसी स्थिति में मध्य प्रदेश के शासक यानी अवंती के शासक से दोस्ताना संबंध स्थापित करने के लिए बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत को इलाज करने के लिए अपना राजवैद्य यानी मगध का जो राजा का जो वैद्य था, डॉक्टर तो था, उसको चंद्रप्रद्योत को इलाज करने के लिए भेजा, है ना। तो चंद्रप्रद्योत को जब पीलिया हो गया तो बिंबिसार ने इसे ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक ये राजवैद्य है, अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। चंद्रप्रद्योत ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, दोनों में दोस्ताना संबंध स्थापित हो जाता है। और वैसी स्थिति में इसे मध्य प्रदेश की तरफ से यानी अवंती की तरफ से भी कहीं कोई बाह्य आक्रमण की संभावना नहीं रहती है। तो इन सारी परिस्थितियों के कारण एक हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में बिंबिसार ने मगध साम्राज्य को मजबूती के साथ स्थापित करता है। कहा जाता है कि बिंबिसार का अंतिम समय, जीवन का अंतिम समय काफी कष्ट में बीता और इसका पुत्र अजातशत्रु इसे काफी कष्ट प्रदान किया। तो चलते हैं अजातशत्रु की भी बात कर ही ली जाए। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु की बात कर ले। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ये बिंबिसार की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको पलट कर रख दिया, चेंज कर दिया, अपने अनुसार नीति को लागू। अजातशत्रु ने बिंबिसार की साम्राज्यवादी नीति को पलट दिया। बिंबिसार की जो साम्राज्यवादी नीति थी, दोस्ताना संबंध के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए साम्राज्य को आगे बढ़ाना, लेकिन इसने उस साम्राज्यवादी नीति को पलटकर आक्रामक साम्राज्यवादी नीति को
स्थापित करता है। बेमिसाल अजातशत्रु ने आक्रामक साम्राज्यवादी नीति को लागू किया या स्थापित किया। आक्रामक साम्राज्यवादी नीति को स्थापित किया। अजातशत्रु ने काशी जो कौशल महाजनपद में शामिल था, बिंबिसार की मृत्यु के बाद काशी को वापस कौशल नरेश ले लिया। वैसी स्थिति में अजातशत्रु ने कौशल पर फिर आक्रमण किया। अजातशत्रु ने कौशल के साथ, कौशल महाजनपद के साथ युद्ध किया। युद्ध में अजातशत्रु विजय रहा। युद्ध में अजातशत्रु विजय रहा और जब विजय हो गया तो फिर बोला कि वापस काशी दो। तो बोला काशी ऐसे नहीं, काशी तो हम अपनी सिस्टर को, वहां का शासक अपनी सिस्टर को विवाह किया था हमारी सिस्टर से, तुम्हारे पिताजी बिंबिसार, तब हमने दिया। तो बोला मैं भी विवाह करूंगा। तो ऐसी स्थिति में अजातशत्रु ने कौशल नरेश की पुत्री वजीरा से शादी किया। अजातशत्रु ने कौशल नरेश की पुत्री वजीरा से शादी किया, विवाह किया। और जब विवाह किया, स्वाभाविक है दहेज दीजिए, है ना। तो इसी की सम्मान में, शादी के सम्मान में अजातशत्रु को काशी, पिता के बाद पुत्र को भी दहेज में मिला, है ना, काशी दहेज में मिला। तो अजातशत्रु भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, दहेज में मिला, दहेज में। अजातशत्रु को दूसरा कष्ट इधर लिच्छवी गणसंघ से था। वज्जी संघ जो 8 गणसंघों का समूह था वज्जी में, वहां से इसे काफी डिस्टर्बेंस था, चूंकि वहां भी वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने किया हुआ था। और बिंबिसार का जब जीवन के अंतिम समय में अजातशत्रु कष्ट देने लगा तो लिच्छवी नरेश भी अपना संबंध स्थापित जो मगध के साथ था वो विच्छेद कर लेता है। और वैसी स्थिति में अजातशत्रु को अपना दुश्मन मानने लगता है। तो अजातशत्रु अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, चूंकि लिच्छवी से टकराना इसके बस की बात नहीं थी, तो अजातशत्रु ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कूटनीतिक चाल चला। कूटनीतिक चाल यानी डिप्लोमेटिक चाल चला। कहने का मतलब है कि वज्जी संघ को तोड़ने के लिए अपने दूत को वहां भेजता है, जिसका नाम है वसीकारा। ठीक, तो अजातशत्रु ने वज्जी संघ यानी लिच्छवी उसी संघ का एक अंग है। तो वज्जी संघ में यानी लिच्छवी भी इसी में है। वज्जी संघ में फूट डालने के लिए अपने दूत वसीकारा, अपने दूत वसीकारा को भेजता है, को भेजा। वसीकारा फूट डालने में सफल रहा, फूट डालने में सफल रहा। वसीकारा फूट डालने में सफल रहा। और इस प्रकार देखा जाता है कि पूरे दुनिया में सबसे पहले कूटनीति का पहला प्रयोग अजातशत्रु ने ही किया था, है ना। इस प्रकार कूटनीति का सबसे पहला प्रयोग
कूटनीति का सबसे पहला सफल प्रयोग अजातशत्रु ने किया। इसलिए अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। इसलिए अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है, कुनिक भी कहा जाता है। इतिहास में इसको कुनिक कहा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध की जो भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक लाभ के साथ जो भौतिक संस्कृति का अवशेष था, उसको ये हीरो के रूप में बिंबिसार और अजातशत्रु ने स्थापित करते हुए मगध को अन्य महाजनपदों के ऊपर काफी प्रभावशाली रूप से मजबूती के साथ लागू करता है। तो मैं समझता हूं मगध साम्राज्य का जो आगे की जो राजनीतिक इतिहास है उसको मैं अगले वीडियो में दूंगा। अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु को भी अंतिम समय वैसा ही बीता जैसे बिंबिसार का बीता था, कष्ट में बीता था। इसका भी पुत्र उदयन ने इसकी भी हत्या कर देता है। और मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक है मगध साम्राज्य का जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है नागदशक, और नागदशक का पतन करने के बाद अगले वंश शिशुनाग वंश प्रारंभ होगा। इन सारी बातों को मैं अगले वीडियो में दूंगा और आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, देख लिए होंगे